सो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। और आज का जो मौजू है वो काफ़ी जो है वो इंफॉर्मेटिव है। और इस हवाले से जो है वो काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स जो है वो पूछते रहते हैं कि हमें यहाँ के बारे में थोड़ा गाइड कर दें। तो इसी हवाले से आज हम जो है वो स्टडी एंड स्कॉलरशिप्स इन साउथ कोरिया पर जो है वो लाइव सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे जो है वो हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी हैं वो साउथ कोरिया से हैं। और आप जो है वो मास्टर्स कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो हम उनको जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से जो है वो हमें कुछ जो है वो मिनट्स प्रोवाइड किए। इरफान हैदर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। एंड वी वेलकम यू हेयर इन आवर लाइव सेशन। तो बिला ताखिर में जो लाइव सेशन का जो है वो आप आगाज़ करें, यानी आप लेक्चर जो है वो डिलीवर करें और इसको फर्दर प्रोसीड करें। और हमें जो है वो काइंडली पहले तो अपने अपनी स्टोरी के बारे में बताएं कि आपने कैसे जो है वो अप्लाई किया और आप किस यूनिवर्सिटी से जो है वो अभी इस वक्त अपनी जो है वो एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। तो और फिर मज़ीद जो पॉइंट्स ज़रूरी हैं स्टडी एंड स्कॉलरशिप्स इन साउथ कोरिया के हवाले से, फिर उनके बारे में हमें काइंडली जो है वो आगाह फरमाएं। जी। हाँ जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Fizan bhai, for inviting me. My name is Irfan Haider, and I'm doing masters from Chonam National University, South Korea, and I'm actually graduate, already graduate, और अभी मैं खुद पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ साउथ कोरिया में ही। और ये मेरा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था। जी, बहुत बहुत और शुक्रिया इरफान भाई। अच्छा, काइंडली जो जिस मौजू पे आज हम जो है वो इस टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं, तो उसके बारे में जो वो तमाम मालूमात जो कि स्टूडेंट्स का जानना ज़रूरी है स्कॉलरशिप्स के लिए, और एडमिशन प्रोसीजर जो साउथ कोरिया के अंदर है और जो स्टूडेंट लाइफ है, उस हवाले से काइंडली आप जो है वो हमें रहनुमाई फरमाएं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मुकम्मल करना पड़ता है साउथ कोरिया में एडमिशन लेने के लिए, और स्कॉलरशिप्स का क्या क्राइटेरिया होता है वहाँ पर। फिर उसके अलावा जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जी ठीक है। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज की तरह साउथ कोरिया में भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है, और आप सेल्फ फाइनेंस पे भी स्टडी कर सकते हैं। लाइक इन अंडर ग्रेजुएट आप सेल्फ फाइनेंस पे स्टडी कर सकते हैं। और लेकिन ज़्यादा साइंस सब्जेक्ट्स जो भी हैं, लाइक मैथ्स हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, और लाइफ साइंसेज हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इसमें यहाँ पर एक रिसर्च एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर एक प्रॉपर इसमें रिसर्च होती है और लैब्स होती हैं। तो आपको जब भी आप यहाँ पर साउथ कोरिया में एडमिशन लेते हैं, किसी साइंस सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं, तो आपको प्रॉपरली एक लैब ज्वाइन करनी पड़ती है यहाँ पर। और जब आप यहाँ पर लैब ज्वाइन करते हैं, तो उस लैब में आपको रिसर्च वर्क करना होता है। साउथ कोरिया बेसिकली एक रिसर्च ओरिएंटेड कंट्री है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। और इतना कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लाइक नस्ट और लम्स, फास्ट यूनिवर्सिटी जो है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा रिसर्च के बारे में बताया जाता है। लेकिन ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता। लेकिन जो साउथ कोरिया में ऐसे है कि हर यूनिवर्सिटी रिसर्च ओरिएंटेड होती है, और आपको प्रॉपरली एक लैब ज्वाइन करनी होती है जहाँ पर आकर। और ड्यूरिंग मास्टर्स और पीएचडी आपको लैब में काम करना होता है, अपना रिसर्च वर्क करना होता है। और
उसके बाद पेपर वगैरह पब्लिश करने होते हैं या प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, व्हाटएवर। इट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट लैब एंड डिफरेंट प्रोफेसर्स। हर लैब की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। और जब आप लैब में जहाँ पर काम करते हैं तो वो आपका एक फुल टाइम जॉब कंसिडर की जाती है। और उस फुल टाइम जॉब की आपको एक अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है। लाइक मास्टर्स की अगर बात की जाए, मास्टर्स की एवरेज एवरेज जो स्टाइफंड जहाँ पर मिलता है, लाइक सैलरी मिलती है जहाँ पर वो लाइक $800 टू $1200 मिलता है। और अगर पीएचडी की बात की जाए तो पीएचडी में मिलते हैं लाइक $1500 टू $2000। सो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट लैब्स एंड डिफरेंट प्रोफेसर्स। और प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको कम पैसे दिए जाते हैं। और अगर एडमिशन की बात की जाए साउथ कोरिया में एडमिशन लेने के लिए आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी होता है। और इन सम केसेस प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस के बगैर भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन हो जाए। लाइक अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छी से मुराद आपका जो लास्ट सीजीपी है वो एक बहुत अच्छा है, और आपने बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ है, और आपने कोई रिसर्च भी अगर की है तो वो प्लस पॉइंट होगा। और अगर आपके पास आइल्स स्कोर है वो भी एक प्लस पॉइंट कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज की अगर बात की जाए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की, तो पहले तो यहाँ पर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। पहले पाकिस्तानीज का बहुत इजीली एडमिशन हो जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती गई, और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, लैंग्वेज स्कोर रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन अम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। अम्बेसी में आपको लाजमी तौर पे लैंग्वेज स्कोर्स सबमिट करना होता है। और लैंग्वेज स्कोर यहाँ पर आप आइल्स भी सबमिट कर सकते हैं और टॉइक भी सबमिट कर सकते हैं। टॉइक एक बहुत इजी टेस्ट है, वो एनटीएस की वेबसाइट के थ्रू होता है। और टॉइक दो तीन कंट्रीज में वैलिड होता है, लाइक चाइना और जापान और साउथ कोरिया। तो इन तीन चार कंट्रीज के लिए वो वैलिड होता है। और आइल्स की निस्बत वो बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस में है, और होता भी बहुत इजी है। तो जो जो स्टूडेंट्स को अगर आइल्स मुश्किल लगता है तो वो टॉइक टेस्ट देकर साउथ कोरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको लैंग्वेज आपके पास लाजमी हो। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, वैसे ही एडमिशन आपका हो जाता है, और आपको आफ्टर 6 मंथ्स आपको लैंग्वेज स्कोर अपना सबमिट करवाना होता है। आप कोरिया में आकर भी आप सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह हो गया कि अम्बेसी की रिक्वायरमेंट हो गई है, तो अम्बेसी की रिक्वायरमेंट की वजह से आपको लाजमी तौर पे जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको वो स्कोर सबमिट करवाना पड़ता है। और साउथ कोरिया में एडमिशन कैसे होता है, तो एडमिशन लेने के लिए फॉर मास्टर स्टूडेंट्स को मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस हो। तो प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मैं मेरा जो था अंडरग्रेड था वो कंप्यूटर साइंस में था, और मुझे आगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही एडमिशन लेना है, मास्टर्स में एडमिशन लेना है। तो उसमें मुझे क्या करना होगा, मेरा जो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हो, नेटवर्किंग की तरफ जा रहे हो, लाइक डिफरेंट इसमें आगे आ जाते हैं, सब सेक्शंस इसके आ जाते हैं। तो आपको अपने से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट ढूंढना होता है, डिफरेंट लैब ढूंढनी होती है। लैब लाइक आपको प्रोफेसर ऐसा कोई ढूंढना होता है कि जो प्रोफेसर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड काम कर रहा हो।
और वो प्रोफेसर को आपको अपनी सीवी भेजनी होती है और आपको एक रिसर्च प्रपोजल भेजना होता है, अपना एक मोटिवेशन लेटर भेजना होता है उसको शो करने के लिए कि आप उसके वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो अगर प्रोफेसर को आपकी प्रोफाइल पसंद आ जाती है और आपका रिसर्च प्रपोजल पसंद आ जाता है तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है। और जब वो एक्सेप्ट आपको कर लेता है तो एक्सेप्ट करने के बाद वो आपको एक लेटर इशू करता है, जिसको एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं। वो एक एक्सेप्टेंस लेटर आपको इशू करता है और वो एक्सेप्टेंस लेटर आपने लेकर एम्बेसी जाना होता है विद योर अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आपने वहाँ पर वो जमा करवाना होता है और उसके बाद आपको वीज़ा इशू हो जाता है। तो ये थी मास्टर्स की बात। और पीएचडी पीएचडी का भी सेम ही है। पीएचडी में तो एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। मास्टर्स में इस तरह होता है कि सम टाइम आपने एक ओपन एडमिशन अप्लाई कर दिया, लाइक आपने देखा कि आपके आपके से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, किसी लैब में कोई काम कर रहा है, प्रोफेसर कोई काम कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपने क्या करना होता है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट किया है या आप किस लैब में इंटरेस्टेड हो या किस प्रोफेसर में इंटरेस्टेड हो। तो आपको अपनी एप्लीकेशन में वो लैब या वो प्रोफेसर को मेंशन करना होता है कि आप इस प्रोफेसर में इंटरेस्टेड हो या इसकी लैब में इंटरेस्टेड हो। तो अगर प्रोफेसर को आपका प्रोफाइल पसंद आ जाता है तो प्रोफेसर से आपने कांटेक्ट नहीं भी किया हुआ तो वो प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन पीएचडी के केस में पीएचडी में ऐसा नहीं होता। पीएचडी में आपको लाजमी तौर पे प्रोफेसर से पहले कांटेक्ट करना पड़ता है और प्रोफेसर से कांटेक्ट करके उसको उससे सब कुछ डिस्कस करना पड़ता है। वो आपका इंटरव्यू वगैरह करते हैं और जब वो इंटरव्यू कर लेता है और वो अगर अग्री होता है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, उसके बाद वो आपको लेटर इशू करता है, एक्सेप्टेंस लेटर इशू करता है। और एक्सेप्टेंस लेटर इशू करने का मतलब ये होता है कि आपका 90% आपको एडमिशन आपको मिल गया है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर जब आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद वो आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट इशू होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। और वो सब कुछ वीज़ा डॉक्यूमेंट्स प्लस आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और एक्सेप्टेंस लेटर वो लेकर आपने एम्बेसी जाना होता है और आपको वीज़ा इशू हो जाता है। मैंने इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए थोड़ा सा एक बनाया है, पीपीटी स्लाइड भी बनाई है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, तो ये मैंने ग्रेजुएट एडमिशन के हवाले से मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक पीपीटी भी बनाई हुई है, तो जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन तो आपको करवा चुका हूँ, और मैं कर रहा हूँ एमएस कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ चोनाम नेशनल यूनिवर्सिटी से, और मेरा अंडरग्रेड जो था एरिड से था। और मैंने जो लैब में काम किया वो मेरी पैटर्न रिकॉग्निशन लैब थी। और मैंने 2 लैब्स में एक्चुअली काम किया था, मल्टीमीडिया इमेज एनालिसिस थी और मैंने उसमें एज अ रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट काम किया था।
तो आपको कोरिया के बारे में बताता हूँ। कोरिया का अक्सर लोग कहते हैं कि कोरिया स्टडी के हवाले से ठीक नहीं है, जहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल गलत है। कोरिया एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने वाला कंट्री है। और जहाँ पर इसके रूट्स अगर आपको मैं बताऊं, तो यहाँ पर कौन कौन सी फ्लाइट्स आती है, आप एयर चाइना, थाई एयरवेज, एमिरेट्स और कतर एयरवेज से यहाँ पर आप आ सकते हैं। और अच्छा, इसकी हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं, इसकी फेमस यूनिवर्सिटीज़। तो इसकी फेमस यूनिवर्सिटी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है, और काइस्ट है, और पोस्टेक है, यूनसे यूनिवर्सिटी है, एसकेकेयू है, हनयंग यूनिवर्सिटी है, क्योंगी यूनिवर्सिटी है, जिस्ट है, और एवा वुमेन्स यूनिवर्सिटी है। और आप इस साइड पे इसकी रैंकिंग देख सकते हैं, कोरिया में इसकी रैंकिंग कौन से नंबर पे है और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, तो आप अपनी स्क्रीन पे ये भी देख सकते हैं। और जनरल इन्फॉर्मेशन आपको एडमिशन्स के हवाले से देता हूँ। यहाँ पर दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। नेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो जहाँ पर होती हैं वो होती हैं लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर होती हैं। और जहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है थ्रू आउट द डिग्री। और आप पूरे लाइक अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपको 2 इयर्स आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगा। लाइक आपको लिविंग अलाउंस मिलेगा, आपको अकोमोडेशन, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर ट्यूशन फ़ी वो भी नहीं होती, और अगर ट्यूशन फ़ी हो भी, तो वो प्रोफेसर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। और एक दफ़ा एडमिशन होता है फॉल सेमेस्टर लाइक सितंबर में, और स्प्रिंग सेमेस्टर मार्च में एडमिशन के होते हैं। और जहाँ पर कैंपस में ही आपको आपकी लिविंग प्रोवाइड की जाती है, लाइक डॉर्मेट्रीज वगैरह। और हेल्थ इंश्योरेंस भी जहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है, हर स्टूडेंट को जहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी लेनी पड़ती है, ये एक नेसेसरी है। और इसके लिए आपको कुछ पे भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ये सपोर्ट करती हैं, वो आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करती हैं। और जहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है पहले। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, कि डॉक्यूमेंट्स आपको आपके अटेस्टेड होने चाहिए। लाइक आपकी जो अ, आपके जहाँ पर वैसे तो लास्ट 2 डिग्रीज़ ही चाहिए होती हैं, अगर आप मतलब कि मास्टर्स में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अंडरग्रेड के अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अंडरग्रेड की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। और इसके बाद आपको मैट्रिक की सॉरी इंटरमीडिएट की, आपको इंटरमीडिएट के जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। बस लास्ट 2 चाहिए होते हैं। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें लास्ट 2 हो जाएंगे, आपका मास्टर्स और प्लस आपका अंडरग्रेड। तो आपने जस्ट लास्ट 2 डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन आपने वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो होने चाहिए, प्रॉपरली अटेस्टेड होने चाहिए। उससे फॉरेन अफेयर से, एचईसी से, सबसे पहले आपको एचईसी से शायद आपको पता हो, सबसे पहले आपको एचईसी से अटेस्ट करवाना पड़ता है। अगर आपका अंडर ग्रेड है, तो वो आपको एचईसी से अटेस्ट करवाना पड़ता है। और अगर आपका इंटरमीडिएट का है, वो आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना पड़ता है। और फिर उसके बाद आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको करवाने पड़ते हैं, फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाने पड़ते हैं। और फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाने के बाद आपको इसको कोरियन एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाना पड़ता है। और कोरियन एम्बेसी से अटेस्ट करवाने के बाद फिर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, वरना ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो फिर यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर रिपोर्ट भी आपको सबमिट करवानी होती है, टोफल, आइल्स या टोइक।
और जहाँ पर स्कोर बहुत मिनिमम चाहिए होता है, क्योंकि ये एक इंग्लिश कंट्री नहीं है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्टडी मोड होता है वो आपका इंग्लिश ही होता है, लेकिन साइंस का इंग्लिश होता है। लेकिन कुछ आर्ट सब्जेक्ट्स और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कोरियन में होते हैं, उनकी क्लासेस वगैरह उनकी स्टडी कोरियन में होती है। और अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको पहले कोरियन लैंग्वेज लाजमी सीखनी पड़ेगी, और फिर ही आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, फिर ही आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उस साइंस सब्जेक्ट्स में आप सारा जो इसका स्टडी मोड होता है वो इंग्लिश होता है। तो आप इंग्लिश अपनी प्रोफिशिएंसी शो करके और आप यहाँ पर इजीली एडमिशन ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, और आजकल थोड़ी सख्ती हो गई है तो इस वजह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज समटाइम शो करने पड़ते हैं। और अगर आपका प्रोफेसर आपको फुली फंडेड सपोर्ट कर रहा है, फुली सपोर्ट कर रहा है, 100% सपोर्ट कर रहा है, तो आपका प्रोफेसर आपको वो ये वाला डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा, फाइनेंशियल रिसोर्स डॉक्यूमेंट। तो आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल शो करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। और फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, लाइक आपके पास कोई अवार्ड है, कोई आपको पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिला है, लाइक पाकिस्तान में एक लैपटॉप स्कीम थी, अगर आपको इवन कि आपको लैपटॉप भी वो मिला है, आपको अपनी सीवी पे सब कुछ मेंशन करना है, ये भी आपका एक प्लस पॉइंट काउंट किया जाता है। एडमिशन के हवाले से आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एडमिशन यहाँ पर कैसे कैसे होता है। सेल्फ फाइनेंस होता है, और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होता है, और केजीएसपी और जीकेएस जहाँ के मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप हैं। तो केजीएसपी स्कॉलरशिप के लिए एक साल में एक दफ़ा ही अप्लाई किया जा सकता है केजीएसपी स्कॉलरशिप। और एक प्रोफेसर स्कॉलरशिप होता है। केजीएसपी स्कॉलरशिप जो होता है ये कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है। और इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैंने इसकी डिटेल जहाँ पर मेंशन भी की हुई है। ये इसमें कोरियन एम्बेसी आपको इनवाइट करती है। कोरियन एम्बेसी एक्चुअली ये सेलेक्ट करती है डिफरेंट स्टूडेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसमें पाकिस्तान का हर कंट्रीज का उन्होंने एक रखा होता है, कोटा रखा होता है कि इस कंट्री के हमने इतने स्टूडेंट्स ही बस बुला सकते हैं, इस कंट्री के इतने ही स्टूडेंट बुला सकते हैं। और पाकिस्तान का लाइक होता है 20 से 30 स्टूडेंट्स हर साल सिलेक्ट होते हैं। तो लेकिन अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं क्योंकि ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है जो कि जीएसपी है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी लाजमी इसमें केजीएसपी में अप्लाई करें। और केजीएसपी में जब अगर आपका वो हो जाता है तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको एक तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। लाइक आपके पाकिस्तान से आप आ रहे हैं, पाकिस्तान से कोरिया आ रहे हैं, आपको एयर टिकट प्रोवाइड की जाएगी, और आपको फूड अलाउंस प्रोवाइड की जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। और फिर जब आप कोरिया आ जाते हैं आपको एक साल पहले कोरियन सिखाई जाती है, कोरियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। और वो लेवल होते हैं कुछ लैंग्वेज के, लाइक लेवल 3 तक, हाँ लेवल 3 तक होता है, और लेवल 3 आपने क्लियर करना होता है। और उसके बाद आप अपनी कोई भी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक अगर आपका मास्टर्स में एडमिशन हुआ है या पीएचडी में एडमिशन हुआ है तो आप वो लेवल क्लियर करने के बाद आप मास्टर्स और पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट होता है अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आ जाती है तो आपको यहाँ पर सरवाइव करना बहुत इजी होगा, और उसके बाद आपको इंडस्ट्री में जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी। आपके लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर होंगी जब आपको कोरियन लैंग्वेज आ जाती है तो आपके लिए बहुत एक इजी इन्वायरमेंट हो जाता है। और बाकी इस स्कॉलरशिप की डिटेल मैंने ये नीचे वेबसाइट मेंशन की हुई है, और जहाँ से आप इसकी मोर डिटेल ले सकते हैं। इसमें एक एम्बेसी ट्रैक होता है और दूसरा एक प्रोफेसर ट्रैक होता है, यूनिवर्सिटी ट्रैक जिसको कहा जाता है।
तो एम्बेसी ट्रैक में इस तरह होता है कि एम्बेसी ट्रैक में एम्बेसी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है, वो उनकी प्रोफाइल चेक करती है, सारा उनको चेक करती है कि कौन किसकी प्रोफाइल अच्छी है, और फिर उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है, यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। लाइक आपको प्रोफेसर को मेंशन करना होता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन केजीएसपी स्कॉलरशिप, और प्रोफेसर बहुत हैप्पी होता है जब वो सुनता है कि अगर आप केजीएसपी स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जब केजीएसपी स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है तो प्रोफेसर को अपनी पॉकेट से आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट आपको पे करती है आपकी थ्रू आउट द डिग्री। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो 2 साल आपको गवर्नमेंट पे करेगी, और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो जितना भी साल आपको पीएचडी में लगते हैं, लाइक 4 ईयर 5 ईयर, तो 4 ईयर 5 ईयर आपको कोरियन गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप पे करेगी, ना कि आपको प्रोफेसर पे करेगा। और फिर उसमें ये बेनिफिट होता है, अगर आप को गवर्नमेंट पे कर रही होती है और प्रोफेसर आपको पे नहीं कर रहा होता, तो प्रोफेसर की तरफ से इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आप पे। तो लाइक वो आपको बहुत एक आपके लिए पोलाइट हो जाता है, क्योंकि वो आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं कर रहा होता। तो आपको और ज़्यादा चांसेस के जीएसपी में ज़्यादा चांसेस भी प्रोफेसर ट्रैक पे ज़्यादा होते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक पे ज़्यादा होते हैं। तो आप फर्दर इसकी डिटेल ये इस वेबसाइट पे नीचे जो मैंने मेंशन की हुई है अबाउट केजीएसपी, तो स्टडी इन कोरिया, इसमें आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल चाहिए तो ये उससे नीचे वाली जो overseas.mofa.go.kr, इसमें आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको थोड़ा बताया भी है कि कितने कैंडिडेट्स उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं। 700 सेलेक्ट करने होते हैं, और कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान से सेलेक्ट करने होते हैं वो जस्ट 10 to 15 सेलेक्ट करने होते हैं। और इसकी जो अनाउंसमेंट होती है वो जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्ट में होती है। हर साल इसकी जो अनाउंसमेंट होती है, और जो इसमें रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं वो मार्च टू अप्रैल में वो होते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो जून में अनाउंस हो जाता है उसका रिज़ल्ट। और उसके बाद आप अगस्त में कोरिया आ जाते हैं, और आपका जो एकेडमिक ईयर जो होता है आपका हमेशा 1 सितंबर से स्टार्ट होता है, जब भी आपकी जीएसपी में वो अप्लाई करते हैं। तो और इस स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपको एयर फेयर की जो है आपको अमाउंट वो पूरी की पूरी आपको वो रिफंड हो जाती है। और उसके अलावा रीसेटलमेंट अलाउंस आपको 2 लाख वॉन मिलता है। यहाँ की करेंसी जो है वो KRW वॉन है, कोरियन वॉन। तो 2 लाख वॉन आपको मिलता है। 2 लाख वॉन इज इक्वल टू लाइक 200 $200 USD। और इसके अलावा आपको लिविंग अलाउंस मिलता है 9 लाख। और मेडिकल इंश्योरेंस आपको सपोर्ट मिलती है 2 लाख पर मंथ। और आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो तो फुली रिफंड हो जाती है, लाइक आपके फुली फंडेड वो होती है। और इसके अलावा आपको जो रिसर्च सपोर्ट मिलती है, जो अपने लैब में काम करेंगे हर महीने, और वो 2,10,000 से 2,40,000 वॉन आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो आप लैंग्वेज कोर्स आपने किया होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसपी में जब आते हैं तो आपको पहले वो लैंग्वेज सिखाते हैं, तो उसके भी आपको बेनिफिट मिलता है। वो आपको 8 लाख मिलता है पर क्वार्टर। और ये एक साल में आपने ये लैंग्वेज करनी होती है। जब मतलब कि आपने जब लैंग्वेज करते हैं तो इसमें ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं चौनम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और मैं चौनम यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई किया है केजीएसपी पे। तो इस तरह होता है कि वो मुझे लैंग्वेज सीखने के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और सिटी में, किसी कहीं पे भी वो मुझे भेज सकते हैं। और फिर आपको उस यूनिवर्सिटी में रहकर पहले आपको लैंग्वेज स्कोर अपना क्लियर करना होता है, और फिर उसके बाद आप जब लैंग्वेज अपना लेवल अपना क्लियर कर लेते हो, लेवल 3 क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको आपकी यूनिवर्सिटी में जहाँ आपने अप्लाई किया होता है एक्चुअल में, फिर आपको वहाँ पर भेजा जाता है। और उसके दौरान आपको 8 लाख पर क्वार्टर दिया जाता है। और प्रोफेसर स्कॉलरशिप में क्या होता है, आपने
सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ कि आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को ही चूज़ करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको मैंने लिस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको लिस्ट शो की थी कि कौन-कौन सी यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में उन यूनिवर्सिटीज़ में आप कोई भी आप यूनिवर्सिटी वहाँ से चूज़ कर सकते हैं और आपने से रेलिवेंट डिपार्टमेंट आपने सर्च करना होता है और रेलिवेंट डिपार्टमेंट सर्च करने के बाद आपने प्रोफेसर अपना कोई चूज़ करना होता है। प्रोफेसर यहाँ पर जो वेबसाइट्स होती हैं वो प्रॉपर्ली अप टू डेट होती हैं सारी, यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती हैं, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ईच एंड एवरीथिंग होती है, अवेलेबल होती है। लाइक डिपार्टमेंट में आपको सारे प्रोफेसर्स की डिटेल मिल जाएगी, सारे प्रोफेसर्स की लैब की डिटेल मिल जाएगी और हर प्रोफेसर का एक अलग से पेज बना होता है और उस प्रोफेसर के पेज में मेंशन होता है कि वो क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसके कितने लैब मेंबर्स हैं और पहले उसके पास कितने फॉरेनर्स हैं, सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड होता है और अगर कोई पोजीशन ओपनिंग भी है वहाँ पर तो वो भी मेंशन की होती है। तो आपने इस तरह करना होता है कि अपने से रेलिवेंट प्रोफेसर को ढूंढ के और उसको आपने अप्लाई करना होता है, उसको आपने ईमेल करनी होती है और अपनी सीवी आपने भेजनी होती है और एक मोटिवेशनल लेटर भेजना होता है कि आप क्यों उसके पास एडमिशन अप्लाई करना चाहते हो और आप कोरिया क्यों आना चाहते हो, आपका क्या मोटिव है। तो अगर प्रोफेसर को वो सब कुछ पसंद आ जाता है और तो प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप एक एक्सेल फाइल बना लें और एक्सेल फाइल में आप सब यूनिवर्सिटीज़ जो आप यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं वो यूनिवर्सिटीज़ का नाम वहाँ पर मेंशन कर लें और फिर उसके कौन-कौन से प्रोफेसर में इंटरेस्टेड हैं, तो वो प्रोफेसर का नाम मेंशन कर लें और उसका क्या काम है, तो वो एक आपके लिए बहुत ईज़ी प्रोसेस हो जाता है फिर प्रोफेसर को अप्लाई करना। और इट्स हाईली रिकमेंडेड कि डू नॉट अप्लाई टू ऑल प्रोफेसर एट वंस और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जस्ट अपने से रिलेटेड प्रोफेसर को जस्ट 1-2 प्रोफेसर को अप्रोच करें, ना कि आप एक यूनिवर्सिटी की वो खोलें, वेबसाइट खोलें और एक उसका डिपार्टमेंट खोलें और उसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 प्रोफेसर हैं, तो आपने 10 प्रोफेसर्स को ईमेल कर दी कि शायद कोई प्रोफेसर तो आपको एक्सेप्ट कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इससे आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि एक डिपार्टमेंट में 10 प्रोफेसर हैं और अगर आपने 10 को ही ईमेल कर दिए, तो मतलब कि हर 10 प्रोफेसर ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इंटरेस्ट वो जो 10 प्रोफेसर हैं, सबका इंटरेस्ट आपके साथ सेम मैच करता है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो हम सब प्रोफेसर्स को ईमेल कर देते हैं, तो शायद कोई प्रोफेसर तो एक्सेप्ट करे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि सम टाइम प्रोफेसर्स आपस में डिस्कस करते हैं। जब भी कोई हायरिंग करते हैं, तो वो कोई भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो वो दूसरे प्रोफेसर से भी डिस्कस करते हैं कि हम इस कंट्री के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइक कुछ इस तरह भी होता है कि एक ही डिपार्टमेंट में 4-5 प्रोफेसर आपस में कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, तो वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये वाला स्टूडेंट एक्सेप्ट करने लगे हैं, आपको कोई इशू तो नहीं है। तो उस टाइम पे अगर वो प्रोफेसर कहे कि इस स्टूडेंट की तो ईमेल मुझे भी आई थी, तो वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो प्रोफेसर आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि आपने एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट के 5-6 प्रोफेसर को या 10 प्रोफेसर को इकट्ठे ही एक ही दिन ईमेल कर दी। हाँ, आप इस तरह कर सकते हैं कि 1-2 प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं और वो भी इट्स हाइली रिकमेंडेड कि आप डिफरेंट डेज़ में लाइक आप एक प्रोफेसर को पहले अप्रोच करके देखें और आप 2 टू 3 वीक्स आप वेट करें क्योंकि जहाँ पर प्रोफेसर बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो उनको हज़ारों ईमेल्स आ रही होती हैं, एक दिन में हज़ारों ईमेल्स आ रही होती हैं। तो आप उनको जब अप्रोच करते हैं, तो सम टाइम ऐसे होता है वो आपकी ईमेल देखते ही नहीं है, मिस हो जाती है ईमेल।
तो इसलिए आप हमेशा एक प्रोफेशनल बिहेव करें और हमेशा ऑफिस आवर्स में ट्राई करें कि प्रोफेसर को ईमेल करें, और ईमेल करने के बाद 2 to 3 वीक्स प्रोफेसर का वेट करें। और अगर वो प्रोफेसर ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं देता तो आप कोई उसी डिपार्टमेंट का दूसरा प्रोफेसर अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही आपको कहूँगा कि आपने ऐसा नहीं करना कि एक ही डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स को आपने ईमेल करनी है। तो ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, एक स्टूडेंट का भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, और एक उस कंट्री का भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि इस कंट्री के स्टूडेंट्स ऐसे अप्लाई करते हैं, वो बगैर देखे हर प्रोफेसर को ईमेल कर देते हैं। तो प्रोफेसर को अप्लाई वो मैं आपको पहले ही प्रोफेसर को कैसे मतलब कि अप्रोच करना है वो सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी होती है और प्रोफेसर से कांटेक्ट कैसे करना होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे आप यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन होता है। उस आपके जो इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च वर्क होता है, तो आपने फिर प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है। और फिर उसके बाद आप अगर प्रोफेसर आपका अग्री हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर आपने यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन करके वहाँ पर आपने ऑनलाइन वो करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है, एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म फिल करने के साथ आपने प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेटर उनको दिखाना होता है कि मुझे मेरी प्रोफेसर से डिस्कशन हो चुकी है, मुझे प्रोफेसर ने एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर यूनिवर्सिटी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी फॉर वीज़ा पर्पस। तो वो आपके एड्रेस पे पोस्ट कर दिए जाते हैं, और जब वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहुंच जाते हैं तो सिंपली आपको एम्बेसी जाना होता है, वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके तो आपको वीज़ा अप्लाई कर देना होता है। तो मैं आपको ईमेल का तरीका बताता हूँ कि आपको ईमेल कैसे करनी होती है। आपने हमेशा टू में प्रोफेसर रखना होता है। कभी भी आपने सीसी या बीसीसी में कोई वो चीज़ मेंशन नहीं करनी होती। और हमेशा जब भी आप ईमेल करते हैं तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, आपका सब्जेक्ट होता है कि आपका ईमेल का टाइटल क्या है। तो प्रोफेसर इस चीज़ को बहुत नोट करता है। अगर आपका ईमेल का टाइटल ही कोई अट्रैक्टिव नहीं है, कोई आपने इलॉजिकल कोई टाइटल रख दिया है अपना ईमेल का, तो प्रोफेसर कभी भी आपकी ईमेल खोलकर भी नहीं देखता। तो लाज़मी तौर पे आपका ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका जो ईमेल का टाइटल है वो कोई अट्रैक्टिव होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए जो प्रोफेसर को अट्रैक्ट करे कि वो आपकी सीवी देख सके। और फिर उसके बाद आपकी जो मेन बॉडी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और उसमें आपने मेंशन करना होता है, लाइक आपने थोड़ी डिटेल बतानी होती है अपने बारे में। और फिर उसके बाद आपने अटैच कर देनी होती है अपनी सीवी। और ईमेल के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आपकी ईमेल जो होनी चाहिए वो हमेशा एक प्रोफेशनल होनी चाहिए। लाइक आपका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम होना चाहिए, और इस तरह होने चाहिए। और कोई इस तरह की नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रिंस, डोल और लवली एंजल, लाइक इस तरह की कोई भी वो ईमेल आईडी आपकी नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपके नाम से या आपके यूनिवर्सिटी के नेम से आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। और अगर तो आपके पास यूनिवर्सिटी की एक्सेस होती है, लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमसेट्स में पढ़ते हैं, कॉमसेट्स आपको एक आपका ईमेल आईडी प्रोवाइड करता है, जिसके आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करता है, तो आप उस ईमेल आईडी को यूज़ करके आप प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स ने ऐसे होता है कि फ़िल्टर किया होता है कि उनको हॉटमेल, जीमेल, ये याहू और इस तरह की ईमेल्स तो रिसीव ही ना हो, तो उन्होंने एक ब्लॉक किया होता है, उसको एक फ़िल्टर लगाया होता है कि उनको ये वाली ईमेल्स वो रिसीव ही ना हो। तो अगर आपके पास दूसरी ईमेल है, कोई यूनिवर्सिटी की ईमेल है या कोई आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ की ईमेल है, तो वो एक और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है।
और अगर नहीं भी है तो आप एक प्रोफेशनल आपने बिहेव करना है। आपका जो ईमेल नेम होना चाहिए वो आपका अपना नाम होना चाहिए, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या कॉलेज का नेम या कोई भी आपका स्टूडेंट नंबर, इस तरह का कुछ होना चाहिए। और फिर आपने जो सब्जेक्ट में आपको जो मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो सब्जेक्ट आप ये लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर एमएस सुपरविजन, या एप्लीकेशन फॉर एमएस, या एप्लीकेशन फॉर पीएचडी। तो आप इस तरह का कुछ भी कोई अट्रैक्टिव सब्जेक्ट आपका ईमेल का होना चाहिए। तो और उसके बाद आपकी आती है ईमेल की बॉडी। और हमेशा आपने एक प्रोफेशनल वे में आपने ईमेल करना होता है, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स आपको इसी छोटी छोटी चीज़ों से जज कर रहे होते हैं। तो वो यही चीज़ देखकर ही आपको हायर करते हैं, क्योंकि जब आप कोरिया आ जाते हैं आपको एक प्रोजेक्ट में काम करना होता है, और आपकी राइटिंग स्किल जहाँ पर काउंट होती है। जब आप ईमेल लिखते हैं वहाँ से ही आपका एक राइटिंग स्किल काउंट होती है, क्योंकि आपको कोरिया आकर भी एक आपको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, और आपको प्रोजेक्ट पे काम करके आपको एक पेपर्स डिफरेंट आपको पब्लिश करने होते हैं। तो प्रोफेसर आपको ईमेल से ही जज कर लेता है कि इसकी राइटिंग स्किल कैसी होती है। तो आपने बहुत प्रोफेशनल वे में आपने ईमेल लिखनी है, और हमेशा रिस्पेक्टेड प्रोफेसर से आपने ईमेल स्टार्ट करनी है। और फिर उसके बाद आप उसको ग्रीटिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देना होता है, लाइक जो भी आपका नाम है, एक्स वाई जी, और कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी नेम और डिपार्टमेंट, सेशन एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आपने अपना इंटरेस्ट शो करना होता है, कि आपका जो प्रोफेसर जो जिस एरिया में काम कर रहा होता है, क्या आपका उसके बारे में क्या आपका एक माइंडसेट है उसके बारे में, और आप कैसे उस पे काम कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करना होता है। लाजमी तौर पे आपने उसकी प्रोफाइल आपने पहले अच्छे से चेक कर लेनी होती है। और फिर उसके प्रोफाइल के लाइक उसके प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताना होता है कि मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा है, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, और आई एम हाईली इंटरेस्टेड ऑन इन दिस प्रोजेक्ट। तो और उसके बारे में थोड़ा आपने अपने इंटरेस्ट शो करने होते हैं, कि आपने इससे रिलेटेड अगर पहले काम किया हुआ है पाकिस्तान में, या कहीं पे अपने ऑफिस वगैरह में, या कहीं पे भी आपने उससे रिलेटेड कोई काम किया हुआ है, जो आपके पास कोई वैसी स्किल है, उससे रिलेटेड स्किल है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। और और जो भी आपने उससे रिलेटेड कोई आपकी जॉब हिस्ट्री वगैरह होती है, या कोई इंटर्नशिप आपने की होती है, तो वो आपने उसकी ब्रीफ हिस्ट्री लिखनी होती है। और आपने जो ईमेल करनी होती है हमेशा टू द पॉइंट करनी होती है ईमेल। और क्योंकि जहाँ के प्रोफेसर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो बहुत लंबी चौड़ी आपका एक ऐसे आपका पढ़े। तो वो टू द पॉइंट जो भी ईमेल होती है तो वो उसी को ही लाइक करते हैं, उसी को ही पढ़ते हैं। और अगर टू द पॉइंट कोई बात नहीं की होती, कोई अंदर स्टोरी सुनाई होती है, तो वो उधर से ही ईमेल को बंद कर देते हैं। और फिर आपने इसके साथ अपने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, कि लाइक आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से वो आपने लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने मास्टर्स की अपनी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री वगैरह लगा सकते हैं, कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और फिर इसके बाद आपने अगर आपके पास लैंग्वेज स्कोर है, एज आई टोल्ड यू, कि ये एक प्लस पॉइंट काउंट होता है, कि आप उनको मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास ये आइल्स, टोफल या टॉइक स्कोर भी है, तो आप वो भी उसके साथ लगा सकते हैं। और आपने हमेशा अपने जो ईमेल होती है उसमें अटैचमेंट में अपनी रिज्यूमे लगानी होती है, और डिग्री लगानी होती है, डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट। और अगर आपके पास लैंग्वेज वो कोई है लाइक आइल्स, टॉइक और टोफल, तो आपने वो अटैच कर देनी होती है। और एंड पे आपने प्रोफेशनली एक प्रोफेसर को थैंक्स बोलना होता है, और उसको शो करना होता है कि आप उसकी लैब बहुत डेस्परेटली ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने एक अपना इंटरेस्ट शो करना होता है। और एंड पे आपने रिगार्ड्स के बाद अपना नेम वगैरह, या अपने नेम, डिपार्टमेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा ये आपने मेंशन करना होता है। आपने हमेशा ईमेल एक बहुत प्रोफेशनल वे में करनी होती है। ईमेल से ही बहुत से लोग एक्सेप्ट हो जाते हैं और बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो
और आपको टाइमलाइन के बारे में बताता हूँ कि एडमिशन टाइमलाइंस क्या होती हैं। तो अगर वैसे तो जहाँ पर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की टाइमलाइन तकरीबन सेम ही होती हैं, और सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन जो ओपन होते हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके एडमिशन्स ओपन होते हैं। तो फिर उसके बाद जब उनके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ी टॉप लेवल से जो नीचे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके एडमिशन्स ओपन होते हैं और फिर उनके क्लोज होते हैं। और फिर उसके बाद जो सबसे लो लेवल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके एडमिशन्स ओपन होते हैं। तो मैंने ये जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी मैंने डेडलाइन के बारे में लिखा हुआ है, जो मैंने अपने लिस्ट में मेंशन भी की है टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़। तो उनके लेट सितंबर में एडमिशन जो उनके होते हैं, वो ओपन होते हैं लेट सितंबर से अक्टूबर तक। और जो उनकी डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन होती है, वो लाइक होती है अक्टूबर का एंड होता है। मोस्टली अक्टूबर का एंड ही होता है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और अगर आप डिपेंड करता है फॉल सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं या स्प्रिंग सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं। अगर स्प्रिंग सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी अक्टूबर होती है, और अगर फॉल में अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रैल उसकी डेडलाइन होती है डॉक्यूमेंट सबमिशन की। फिर उसके बाद एक मंथ ये लेते हैं तकरीबन आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रिव्यू करने पे। और फिर जब वो नोटिफिकेशन वगैरह आता है, तो वो नोटिफिकेशन जो आता है वो आफ्टर तकरीबन 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स उसका डिसीजन आ जाता है, आपको ईमेल की जाती है कि आपको एक्सेप्ट किया गया है या आपको रिजेक्ट किया गया है, जो भी होता है आपको उसकी ईमेल आती है। यहाँ पर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, उसकी कोई एडमिशन फीस नहीं होती, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। और अगर किसी यूनिवर्सिटी की कोई फ़ीस होती भी है तो वो बहुत माइनर होती है यहाँ पर फ़ीस। और जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर कोई एडमिशन फ़ीस नहीं होती, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होती। आपको जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर फॉर्म फिल करना होता है और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, और बस आपने अप्लाई कर देना होता है। और कोरिया की अच्छी बात ये भी है कि आप एक टाइम पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, या आप एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपको एडमिशन सर्टिफिकेट वगैरह इशू किया जाता है, वो आपको आफ्टर 1 मंथ, आपको डिसीजन के आफ्टर 1 मंथ आपको इशू कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाता है, लाइक आपको आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। और उसके बाद आपको वीज़ा वगैरह अप्लाई करना होता है। वीज़ा अप्लाई करने में तकरीबन पहले तो पाकिस्तान से जब कोरिया का वीज़ा अप्लाई किया जाता था, तो जस्ट 3 to 4 वर्किंग डेज में वीज़ा मिल जाता था, स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन आजकल थोड़ी रिस्ट्रिक्शन की वजह से 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं वीज़ा वगैरह इशू होने में, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे पूरे हों तो। तो ये था सारा मेरा एडमिशन्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन। और आई विश कि आपको ये सब कुछ, ये आपकी यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपके काम आए। और अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी इरफान भाई, इट वाज सच ए नाइस सेशन और काफ़ी डिटेल में आपने गाइड कर दिया है। मेरे ख्याल से तमाम मालूमात तो आपने डिलीवर कर दी है एंड इट वाज रियली अमेजिंग। मेरे ख्याल से अब कुछ क्वेश्चंस हैं और बहुत थोड़े ही क्वेश्चन हैं, कमेंट सेक्शन में हैं, तो हाँ, उनको हाँ। मेरे ख्याल से डिस्कस कर लें। मैं रीड अगर कर लूँ तो आप उनके आंसर्स हमें प्रोवाइड कर दें काइंडली। जी, जी, लाज़मी। एक जो है वो पार्टिसिपेंट ने ये पूछा है कि टोटल इनटेक्स कितने होते हैं और एडमिशन्स ओपन कब होते हैं। ये तो खैर आपने डिफाइन कर दिया है अपने पीपीटी में। और जो है ये पूछना चाह रहे हैं इनटेक्स कितने होते हैं, तो इस हवाले से ज़रा आप काइंडली गाइड कर दें अ, कि जी, कितने इनटेक्स ये ओपन होते ये भी मैं पीपीटी में अपने मेंशन कर चुका हूँ कि 2 इनटेक होते हैं। साल में 2 दफ़ा एडमिशन होते हैं, तो 2 दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। और
बाकी एडमिशन डेडलाइंस वो भी मैं अपनी पीपीटी में मेंशन कर चुका हूँ। लाइक जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन्स जो हैं लेट सितंबर में और मार्च में, लेट सितंबर में और मार्च में एडमिशन्स वगैरह ओपन होते हैं। और फिर साथ ही 1 महीने बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह करवानी होती है, और फिर 1 महीने बाद उसका डिसीजन नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और पार्टिसिपेंट हैं, वो पूछ रहे हैं कि केजीएस स्कॉलरशिप या जिस्ट, विच वन यू प्रेफर? केजीएसपी और जिस्ट स्कॉलरशिप, एक्चुअली जो जिस्ट है, जिस्ट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो आप जो जिस्ट है और केजीएसपी एक डिफरेंट स्कॉलरशिप है, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप होता है। तो आप अगर जिस्ट में भी जाना चाहते हैं तो आप फिर भी केजीएसपी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैंने ये आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ट्रैक एक होता है। तो जब आपने केजीएसपी में अप्लाई करना है तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक को चूज कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप जिस्ट के किसी प्रोफेसर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस्ट के किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करके उससे वो आप एक्सेप्टेंस लेंगे और उसको प्रोफेसर को बताएंगे कि आप केजीएसपी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो केजीएसपी के अपने फॉर्म में आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपको आपके पास जिस्ट के इस प्रोफेसर की स्कॉलरशिप है, तो जिसके इस प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस है, तो आपका इजीली केजीएसपी में वो हो जाता है। आपको इजीली आप अचीव कर सकते हैं केजीएसपी का स्कॉलरशिप। और जिस्ट जो है एक बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जिस्ट में आप लाजमी अप्लाई करें। ये यहाँ की एक टॉप लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कोरिया में तो इसका नंबर है 9th नंबर पे आती है, और वर्ल्ड लेवल में भी ये टॉप 300 में ये यूनिवर्सिटी आती है। जी, बिल्कुल। एक और जो पार्टिसिपेंट है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये इनका मकसद ये पूछने का कि केजीएस में ये जो अप्लाई करेंगे तो क्या उस अपना क्या नाम है, एक्सेप्टेंस लेटर के बाद अप्लाई करेंगे फॉर मास्टर्स? जी जी, आपको केजीएसपी में ऐसे होता है, केजीएसपी में 2 ट्रैक होते हैं। और अगर आपने वो यूनिवर्सिटी ट्रैक को फॉलो करना है तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको पहले प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। अगर प्रोफेसर अग्री होता है, वो आपको एक्सेप्टेंस देता है, तो फिर आप केजीएसपी में अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एम्बेसी ट्रैक थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करें। लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप एम्बेसी ट्रैक में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मे बी अगर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो तो आप एम्बेसी ट्रैक में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने इसका जवाब हमें प्रोवाइड किया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो है वो अपना टेक्निकल फील्ड्स के हवाले से तो वो अप्लाई करते ही रहते हैं हर जगह पे, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो आती है ना वो लैंग्वेज वालों को आती है, जैसे इंग्लिश। अभी एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि क्या बीएस इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी साउथ कोरिया के अंदर मौजूद है इसी जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर, यानी जो स्कॉलरशिप वगैरह की हम बात कर रहे हैं? जी, बीएस एक साइंस सब्जेक्ट, बीएस इंग्लिश एक साइंस सब्जेक्ट में नहीं आता। तो जो साइंस सब्जेक्ट में नहीं आते उसमें समटाइम ऐसे होता है कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। डिपेंड करता है कि प्रोफेसर से, अगर आप किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप या पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप भी अगर आपको वो प्रोवाइड करता है तो आपको वो स्कॉलरशिप फिर मिल सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाईली रिकमेंडेड साइंस साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये है, कोरिया में स्कॉलरशिप जो फुली फंडेड दिया जाता है वो साइंस स्टूडेंट को दिया जाता है। वो लाजमी तौर पे फुली फंडेड साइंस स्टूडेंट को मिल जाता है। लेकिन आर्ट स्टूडेंट के लिए थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट होता है, उसमें आपको प्रोफेसर से डिस्कस करना पड़ता है कि उसके पास फंड्स हैं आपको देने के लिए या नहीं।
जी, ठीक हो गया इरफ़ान भाई। अच्छा, एक जो है वो पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं कि उनकी जो प्रोफ़ाइल है वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, यानी उनकी पब्लिकेशंस भी हैं, कोई 30 प्लस उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज़ भी किए हुए हैं, यूडेमी से अलग कोर्सेज़ किए हैं उन्होंने, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस भी है, पीटी भी है उनके पास। तो वो कह रहे हैं कि जो उनका सीजीपीए है वो 2.9 है। तो वो कन्फ्यूज़ हैं थोड़ा सीजीपीए के हवाले से, वो थोड़ा परेशान है, तो क्या इस हवाले से आप क्या जो है वो सजेशन देते हैं? क्या ये चीज़ मैटर करती है? और ये जिस तरह की इनकी प्रोफ़ाइल है, उसको अगर हम देखें तो क्या सीजीपीए का फैक्टर इतना अफ़ेक्टेड है? हुँ। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनका सीजीपीए अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आपका सीजीपीए पुअर है तो आपका कहीं एडमिशन नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली सीजीपीए आपका मैटर करता है, लेकिन आप सीजीपीए को कवर करने के लिए आप एक अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं, आपका एक अच्छा प्रोफाइल है, लाइक आपके पास लैंग्वेज स्कोर भी है, आपने डिफरेंट कोर्सेज़ भी किए हुए हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल बनाकर प्रोफ़ेसर को वो अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर आपका सीजीपीए मैटर नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सीजीपीए बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन सीजीपीए मैटर करता है। लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ों से आप इसको कवर कर सकते हैं, तो आप सीजीपीए आपका मैटर नहीं करेगा, तो प्रोफ़ेसर आपको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक हो गया इरफ़ान भाई, आपने बहुत अच्छा जो है वो जवाब इसका जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, बाकी जो है वो 2 मेरे ख़्याल से कमेंट्स हैं ऐसे या क्वेश्चन्स हैं कुछ, जो है वो मैं उनको आप तक पहुँचाऊँगा। एक तो पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि क्या आप जो है वो होप सर्टिफ़िकेट पे अप्लाई कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा आप आगाह कर दें हमें, तो उसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन है। अ, होप सर्टिफ़िकेट भी जहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लाज़मी तौर पे आपको अपनी डिग्री प्रोवाइड करनी होती है उनको, तो होप सर्टिफ़िकेट पे यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जी, ठीक हो गया इरफ़ान भाई। अच्छा, आखिरी जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आया, वो कह रहे हैं कि अगर जो है वो स्प्रिंग सेमेस्टर में वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो है वो केजीएस स्कॉलरशिप वो कैसे अवेल कर सकते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो है वो जनवरी में ओपन होती है और जो है वो इसकी जो स्कॉलरशिप है, वो अपना क्या नाम है, अगस्त और सितंबर में प्रोवाइड की जाती है। कुछ इस तरह का सवाल है इनका। जी, जी, बिल्कुल। अगर आपने केजीएसपी के थ्रू अप्लाई करना है, तो लाज़मी तौर पे आपको केजीएसपी की डेडलाइन को, उसकी टाइमलाइन को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आप इसी सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसी सेमेस्टर में केजीएसपी पे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप प्रोफ़ेसर से अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रोफ़ेसर से एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। और एक्सेप्टेंस लेने के बाद जब केजीएसपी के स्कॉलरशिप ओपन होंगे, तो आप उसमें अप्लाई करके लेकिन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में ही आपको एडमिशन मिलेगा केजीएसपी पे। तो आपको केजीएसपी उस टाइमलाइन से पहले आपको नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इरफ़ान भाई, सवालात का सिलसिला यहाँ पे इख्तिताम पर पहुँचता है। मैं आखिर में एक चीज़ जो है वो आपसे पूछना चाहूँगा और हो सकता है बहुत सारे और पार्टिसिपेंट्स के ज़हन में भी ये बात हो कि बैरियर्स के हवाले से आप क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स को कौन-कौन से चैलेंजेस जो हैं वो वहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं, या स्टूडेंट लाइफ़ कैसी है? जो है वो जॉब्स के भी हवाले से अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत अगर आप ओवरव्यू इस हवाले से दे दें कि बैरियर्स, चैलेंजेस, ताकि जो लोग आ रहे हैं तो वो अपने आप को किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके आएँ और कौन-सी चीज़ें अपने ज़हन में रखें, देन दे विल मूव टू साउथ कोरिया फॉर स्टडी। हाँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, लाइक आपको कोरियन लैंग्वेज लाज़मी यहाँ पर सीखनी पड़ती है, यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। अगर आप ये सोचें कि आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे, अपने जस्ट फ्रेंड से ही बातें करेंगे और जस्ट प्रोफ़ेसर से बातें करेंगे, तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आपको लैंग्वेज लाज़मी सीखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोरियन को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है और लाइक जो यहाँ का कैपिटल है, सोल है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बोल लेते हैं। लेकिन जो इसके दूसरे सिटीज़ हैं, कोई लाइक जहाँ पर मैं रहता हूँ, ग्वांगजू में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती।
तो यहाँ पर आपको सरवाइव करने के लिए, लाइक मार्केट में जाने के लिए, कुछ भी परचेज करने के लिए आपको कोरियन थोड़ी लाजमी आनी चाहिए। और फिर इसके बाद जो सेकंड इसका बैरियर है, हलाल फूड। यहाँ पे हलाल फूड बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर यहाँ पर कोई आना चाहता है तो उसको कुकिंग लाजमी आनी चाहिए, तो कि वो खुद ही घर पे अपने लिए कुक कर सके, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत कम होती हैं, बाहर से खाने की ऑप्शंस बहुत कम होती है। लाइक अगर आप बाहर से कुछ खाना चाहते हैं तो बाहर यहाँ पर हलाल बिल्कुल नहीं मिलता। अगर कोई मिलते हैं, कोई 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, हलाल रेस्टोरेंट हैं, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और थोड़े दूर मिलते हैं। ज़रूरी नहीं होता वो आपके पास, आपकी यूनिवर्सिटी के पास हो, तो वो थोड़े दूर भी होते हैं। और अगर आप बाहर से खाना भी चाहते हैं तो आपके पास एक यही ऑप्शन होगी कि आप वेजिटेबल्स, आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा यहाँ पर आकर ना। तो बाहर से अगर आपने खाना है तो जस्ट आपको वेजिटेबल्स ही आपको यहाँ से मिलेंगी जो आप खा सकते हैं। और बाकी यहाँ की अच्छी बात ये है कि ये कोरिया एक बहुत सेफ कंट्री है, तो बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है। लाइक अगर हम बात करें कि यूएसए है, तो बहुत से लोग यूएसए में जाना चाहते हैं, तो यूएसए भी सेफ कंट्री नहीं है। और इवन के यूरोप में देख लें, यूरोप भी सेफ कंट्रीज नहीं है, यूरोप के भी कंट्रीज सेफ नहीं है। कोरिया इतना ज़्यादा सेफ कंट्री है कि आप रात के अगर 3 बजे भी कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं अकेले कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको कभी कोई यहाँ पर तंग नहीं कर सकता। बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम्स जहाँ पर ज़ीरो हैं, तो बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है ये कोरिया रहने के लिए। और जहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तरह का जहाँ का एनवायरनमेंट है, लेकिन जहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। और बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा अपने काम से काम रखते हैं और बहुत हेल्पिंग लोग हैं। अगर आप किसी से भी कोई भी हेल्प लेना चाहें तो वो किसी भी टाइम अवेलेबल होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं कोरिया की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपका आपने गाइड किया, गाइड करने के लिए। एक एक लास्ट चीज़ है, वो ये कि जॉब के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि एक तो जो है वो ड्यूरिंग द स्टडी पार्ट टाइम जॉब्स, कि जैसे कि आपने लैंग्वेज बैरियर का बताया, तो हाँ। उसका भी थोड़ा रिलेट अगर आप बता दें कि क्या उसका इफेक्ट पड़ता है जॉब करने में और पार्ट टाइम जॉब करने में, और फिर आफ्टर डिग्री जो आपकी प्रोफेशनल जो लाइफ है वो किस तरह की होती है, यानी वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसमें भी लैंग्वेज का जो है वो अमल दखल होता है, या उसमें आप ऑन इंग्लिश बेसिस आप जो है वो अच्छी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अगर जॉब के हवाले से बात की जाए, अगर तो आप ड्यूरिंग स्टडी आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको जॉब ये अलाउ ही नहीं करते ड्यूरिंग स्टडी, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं लैब्स में। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आकर लैब ज्वाइन करनी होती है और वहाँ पर लैब की एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, लाइक ऑफिस टाइमिंग 9 to 5 या 9 to 6, वट एवर। हर किसी की डिफरेंट लैब टाइमिंग होती है। तो आप फुल टाइम जॉब करते हैं और वहाँ से आपको एक हैंडसम सैलरी मिलती है, आपको स्टाइफंड मिलता है। तो उसमें आप आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं, और इवन कि आप सेविंग भी कर सकते हैं। और अगर कोई कपल है तो वो अपनी इजीली फैमिली रन कर सकता है, तो यहाँ पर रहकर। और दूसरी बात, अगर आप फिर भी यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो आपको और जॉब्स जहाँ पर मिलती हैं, और जॉब्स मिलती हैं, और उसमें भी आपको कोरियन लाजमी आनी चाहिए। और वो एक वैसे भी रिस्क होता है कि आप जब एक और जॉब्स कर रहे होते हैं और इलीगल जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है जॉब करना। तो अगर आप पकड़े जाते हैं उस केस में, तो आपको फाइन होगा, कोई हैवी फाइन होगा। और इसलिए वो ऑप्शन एक बहुत बैड ऑप्शन है। और लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फिर भी करते हैं, जॉब्स वगैरह करते हैं यहाँ पर। और लेकिन उस जॉब्स वगैरह करने के लिए आपको लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है, कोरियन लैंग्वेज आती है, तो फिर आप यहाँ पर जॉब वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली अपना देखें, इसका करियर देखना चाहते हैं, तो वो आप अगर जब ग्रेजुएट होते हैं
तो जहाँ पर बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कोरियन कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पर आपको ईज़िली जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ईज़िली जॉब मिल जाती है, इवन आपको कोरियन ना भी आती हो, तो आपको जॉब यहाँ पर मिल जाती है। जी बहुत-बहुत शुक्रिया इरफ़ान भाई, आपने आज हमें जॉइन किया और इतना अच्छा जो है वो सेशन डिलीवर किया। इट वाज़ सच अ नाइस सेशन और बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह वाज़ेह और डिटेल्ड इलैबोरेटेड वे में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। इट वाज़ वेरी नाइस टू बी विथ यू ऑन एयर फॉर टुडेज़ सेशन एंड आई एम behalf of my all team of Home of International Scholars जो हमारा ग्रुप है उसके behalf में आई एम सेइंग बिग थैंक्स टू यू फॉर दिस नोटेबल सेशन और इसके साथ साथ जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमारे इस सेशन में हमें ज्वाइन किया और जिन्होंने इसको शेयर किया उनका भी शुक्रिया। तो इसी तरीके से आप सब हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आइंदा भी जो है वो ताकि हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाते रहें और हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जी, यू आर वेलकम। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोरिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और लाइक स्कॉलरशिप से रिलेटेड या कोई भी कोरियन लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो एडमिशन से रिलेटेड, तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक मैं इस ग्रुप का मेंबर भी हूँ, तो आप इस ग्रुप में मेरी प्रोफाइल सर्च करके तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, जी, श्योर। किसी को भी अगर कोई भी इस सेशन के बाद भी अगर किसी को कोई क्वेरी रहती है, तो वो या तो ये रिकॉर्डेड सेशन क्योंकि ये रहेगा हमारे ग्रुप में, तो या तो वो इसके कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बयान कर दे या फिर इरफान भाई की जो प्रोफ़ाइल है, उसको विज़िट कर ले, वहाँ पे उनसे जो है वो वाया फ़ेसबुक जो है वो राब्ता कर सकता है। तो इरफान भाई वाइंड अप करें? जी, जी, थैंक यू। वाइंड जी। अप करते हैं। ओके, ठीक है। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।